तो मैंने आपको बता दिया मैक्सवेल की इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म 4 इक्वेशन होती हैं। मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी 4 इक्वेशन दी। किसके बेस पर दी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने पर उन्होंने 4 इक्वेशन दी। अब वो 4 कौन कौन सी इक्वेशन है, यहां पर लिखा है कि क्या है कि ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म can be explained in term of a 4 fundamental equation called Maxwell equation। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती हैं, उनके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती हैं, वो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन कहलाई जाती हैं। अब वो 4 इक्वेशन कौन सी हैं, यहां पर ये 4 इक्वेशन लिखी हुई हैं। जैसा आप देखेंगे यहां पर क्या है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, पहली इक्वेशन ये है आपके पास। उसके बाद डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये है। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस के डी बी अपॉन डी टी, ये तीसरी इक्वेशन है। उसके बाद डेल क्रॉस एच, क्रॉस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ एच भी बोल सकते हैं, कर्ल ऑफ ई भी बोल सकते हैं, इसे डाइवर्जेंस ऑफ बी भी बोल सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी भी बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन को हम पढ़ रहे थे, तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पर 4 इक्वेशन है जो आपको याद करनी है। याद करिए, रटिए, जो आपको करना है वो करिए, ठीक है। बट ये आपको 4 इक्वेशन याद होनी चाहिए, पक्का आएंगी आपके एग्जाम में, पक्का 100%। यहां पर ये D का फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, और J इज इक्वल टू आप जानते हैं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट H, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मैंने यहां पर लिखा है कि H यहां पर क्या है, D यहां पर क्या है, और रो क्या है, B क्या है, और E यहां पर क्या है। बेसिकली मैंने सब कुछ यहां पर जो इसमें इन इक्वेशन में यूज हुआ है, कौन कौन सी चीज क्या है, कौन कौन सी सिंबल क्या है, वो मैंने स्टूडेंट यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। जैसे H यहां पर आप देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर D आप देखेंगे, D यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आप बोल दीजिए। B यहां पर क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, और यहां पर रो क्या है, ये जो रो है वो चार्ज डेंसिटी है, और ये जो आपके पास E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर है ना। तो ये 4 इक्वेशन आप रट लीजिए, लिख लीजिए, जहां पर भी आपको रटना हो वो आप कर लीजिए। अब इन्हीं को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ड्राइव। तो ये इक्वेशन आती कैसे हैं, इनको प्रूफ हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इनका प्रूफ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर आपको एक पहली इक्वेशन दी है। ये पहली इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो तो यही तो हमने पहली इक्वेशन पढ़ी है कि हाँ सर बिल्कुल यही आपने पहली इक्वेशन आपने पढ़ाई है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो हम चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर, बिल्कुल 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 कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए ना, थोड़ा टाइम वेस्ट सा लग रहा है। हाँ क्यों भाई, टाइम वेस्ट क्यों लगेगा, हम हैं तो टाइम वेस्ट लगेगा तो मैं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप। ओके अब हम चलिए करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर स्टूडेंट गॉस लॉ, तो पहली इक्वेशन ये है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हम देखेंगे क्योंकि डेरिवेशन आती है प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीका से एकदम शानदार वे में देखेंगे। ओके तो यहाँ पर डेल डॉट डी मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, तो ये आपको प्रूफ करना है बाय गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ मैंने आपको पढ़ाया था कि बिल्कुल सर पढ़ाया था। तो गॉस लॉ ये होता है आपके पास क्या, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि बिल्कुल सर यहां से इस एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले जाएंगे तो ये आपके पास आ गया, इस साइड आ गया, और ये क्यू आपके पास क्या है, एज इट इज। अगर आपको ध्यान हो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको ये जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन पढ़ाई थी तो वहां पर डी का फॉर्मूला एक बताया था। तो यहां पर जो आप डी देख रहे हैं तो इसकी जगह आपने क्या रख दिया, डी आपने रख दिया। तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। बट यहां पर आप जानते हैं क्यू करंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या है, चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है कि बिल्कुल सर। तो यहां से आप इस Q की वैल्यू, ये जो Q की वैल्यू आई है ये वाली, इस वैल्यू को यहां पर आप पुट कर देंगे। तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये जो ऊपर वैल्यू है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी या नहीं कि सर बिल्कुल। तो अब यहां पर आप देखिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसमें, वॉल्यूम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किसके थ्रू करते हैं कि सर गॉस डाइवर्जेंस के थ्रू हम करते हैं। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इस
इस साइड हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप सर यहाँ पर इस साइड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये गॉस डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, कि बिल्कुल सर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आप ये देखिए, ये साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड और ये जो ऊपर वाली साइड है, दोनों साइड इक्वल है, कि बिल्कुल सर इक्वल है। तो दोनों साइड, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इन दोनों, ये भी तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, जो बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका क्या हुआ, वॉल्यूम से ये इंटीग्रेशन से ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट और डीवी से ये डीवी कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास, डेल डॉट टी। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। तो यही आपके पास क्या थी, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर आपको ध्यान हो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यही फर्स्ट इक्वेशन थी कि वाह सर मजा आ गया एकदम, आपने तो बिल्कुल सेम एज इट इज ये प्रूफ कर दी। अब तक चलिए हम देखते हैं, तो एकदम बढ़िया वे में समझ में आई है ना, आसान वे में। ओके, अब हम चलते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन ये थी आपके पास कि बिल्कुल सर, तो यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स हमने आपको पढ़ाया था, कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया था, तो यहाँ पर वो हमने लिख दिया। उसके बाद यहां पर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल इनटू द कन्वर्ट इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये हमने लिख दिया। तो आप देखेंगे ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। अरे सर हाँ इक्वल है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये जो साइड है ये भी साइड इक्वल हो जाएगी। तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, आएगा ही नहीं। तो इसके बराबर में जब जीरो, तो इंटीग्रेशन आप इसका करेंगे तो डेल डॉट बी आएगा। क्या आएगा, डेल डॉट बी इज इक्वल टू में जीरो आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, और यही आपके पास इक्वेशन नंबर कौन थी, सी सेकंड, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, आगे समझ में दोनों इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन तो एक स्टेप की है और दूसरी पहली वाली इक्वेशन एक दो स्टेप, दो तीन मान लीजिए स्टेप, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फैराडे लॉ हमने आपको पढ़ाया था, कि हाँ सर पढ़ाया तो है आपने फैराडे लॉ, बट याद नहीं है। अरे याद क्यों नहीं होगा भाई, अंकुश सर हैं आपके साथ, तो याद क्यों नहीं होगा। तो यहां पर हमने, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन थी, तो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग फैराडे लॉ में हमने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया, कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया था। तो एक फॉर्मूला स्टूडेंट ये और होता है कि E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल C E डॉट डी है। अगर आप देखेंगे ये साइड और ये साइड इक्वल है, कि हाँ सर, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगी, कि हाँ बिल्कुल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हमने कर दी इन इक्वेशन नंबर 3। तीसरी इक्वेशन में ये दोनों साइड क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। यहां पर आप देखिए, अगर वेयर यहां पर ये जो 5b है, इस 5b की जगह में b डॉट ds रख सकता हूं या नहीं, कि हाँ फॉर्मूला तो सर पढ़ा है हमने, 5b इज इक्वल टू b डॉट ds। तो यही 5b की जगह यहां पर आपको पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमने बेसिकली यहां पर क्या कर दिया स्टूडेंट, पुट कर दी। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, कि नहीं सर अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम हमें है नहीं। उसके बाद ये टर्म जो है, ये टर्म सेम एज इट इज है। उसके बाद हमने ये क्लोज इंटीग्रल को बाहर ले गए, या फिर आप ये बोल दीजिए जो d अपॉन dt है इसको अंदर ले गए। जैसे हम अंदर ले जाएंगे तो ये डेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो डेल b अपॉन डेल टी और ds आपके पास सेम एज इट इज। उसके बाद यहां पर हमने अप्लाई स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम आप देखेंगे ये लाइन इंटीग्रल है। सी का मतलब मैंने आपको बताया था लाइन इंटीग्रल, सी का मतलब क्या बताया था, लाइन इंटीग्रल बताया था। तो लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्ट इनटू द, किस में हो रहा है, सरफेस इंटीग्रल। भाई लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है किस में, सरफेस इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल कौन करती है, स्टोक्स थ्योरम। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आता है, कर्ल आता है। तो कर्ल ऑफ E, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। दोनों साइड, ये दोनों साइड इक्वल, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये दोनों साइड हमने बेसिकली स्टूडेंट यहां पर लिख दी है। लिख दी, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यहां इससे इससे ये कैंसिल आउट, ds से ds कैंसिल आउट, बचा क्या, डेल क्रॉस E, मतलब कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस के db अपॉन dt। और यही आपके पास मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी। और यहां पर हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन।
तो यहां पर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी आप बोल सकते हैं, बट इतनी लेंथी नहीं है। तो यहां पर ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ हमने आपको पढ़ाया था ये, ठीक है। देन उसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, इस बी की जगह, ये जो बी है इस बी की जगह म्यू नॉट एच रखते हैं। तो म्यू नॉट एच, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच आपने वैल्यू पुट करी है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। उसके बाद आप जानते हैं इस म्यू नॉट से इस म्यू नॉट को कैंसिल आउट, तो बचा आपके पास क्या, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई आपके पास बच जाता है। तो आई का एक फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, G इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ये भी तो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि सर, और ये फॉर्मूला आई की वैल्यू निकालते हैं तो J डॉट ए मतलब J डॉट डी एस आपके पास आएगा, ठीक है। और ये भी आई और ये भी आई, या फिर इस आई की जो वैल्यू, ये जो आई की वैल्यू है, इस आई की वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आपके पास दोनों टर्म क्या आ जाएंगे, इक्वल आमने सामने आ जाएंगे। यहां पर आप अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, तो आपको ध्यान हो तो पहली दो थ्योरम्स में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर रहे थे और तीसरी और चौथी में हम अप्लाई स्टोक्स थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम देखिए, लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू द सरफेस इंटीग्रल, तो वो कौन करती है कि स्टोक्स थ्योरम। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने क्या लगाया, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई किया। तो ये स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये टर्म आपके पास आ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सेम ऐसे ही फाई से ये फाई कैंसिल आउट, उसके बाद डीएस से ये डीएस कैंसिल आउट, तो जे बचा है। यहां से आपके पास कर्ल ऑफ एच आया है कितना, इज इक्वल टू जे। ये आपके पास पहली इक्वेशन आई है। क्या यही थी आपके पास कि नहीं सर, इसकी तो अभी पहली ही साइड आई है, लेकिन ये वाली टर्म जो है डी डेल डी अपॉन डेल टी ये नहीं आया है। इतना पोर्शन तो आपने मैच करा दिया, बाकी में हम करें क्या कि बिल्कुल अंकुश सर हैं तो सही, क्यों घबराने वाली बात कर रहे हो यार भाई, तुम्हारे साथ अंकुश सर हैं, जिंदाबाद अंकुश सर। बस ट्रस्ट बनाए रखिएगा, इस बात की मैं गारंटी दिलाता हूं, इस बात का मैं विश्वास दिलाऊंगा आपका कि अगर आप मेरे से पढ़ेंगे ना तो एकदम अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, दोनों तरफ हमने यहाँ पर डाइवर्जेंस लिया है, तो दोनों तरफ हमने डाइवर्जेंस लिया मतलब डेल लिया। तो डेल के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो बेसिकली यहां पर क्या होती है, जीरो होती है। तो इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो डेल डॉट जे बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 2। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको ध्यान हो कि हाँ बिल्कुल सर ध्यान है, हमने पढ़ी है। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस के डेल रो अपॉन डेल टी होती है। अगर आप ध्यान देखेंगे ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि माइनस डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 के अकॉर्डिंग यही हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। ये आप देखेंगे ये वैल्यू हमने लिख रखी। यहाँ पर रो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, रो ये जो है रो क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको ध्यान हो तो डेल, कौन सी इक्वेशन नंबर 1, अगर आपको ध्यान हो तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इस इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, वैलिड है किसके लिए, टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड के लिए वैलिड है, बट यहां पर टाइम डिपेंडेंट के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहां पर हम क्या मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं कि जे डॉट जे डैश, यहां पर जे डैश क्या कर रहे हैं, हम ऐड करने जा रहे हैं। तो यहां पर पहली वाली इक्वेशन में, जो ये पहली वाली इक्वेशन थी, इसमें पहली वाली इक्वेशन में जे डैश हमने यहां पर ऐड किया है, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही फिर टेकिंग हम डाइवर्जेंस, दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले रहे हैं, तो डाइवर्जेंस हमने ये लिख लिया। तो आप जानते हैं इसकी तो वैल्यू क्या थी, जीरो इज इक्वल टू ये, तो ये वाली टर्म इसको हम इधर ले आए तो नेगेटिव आपके पास बच जाता है। और यहां पर हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन का यूज करेंगे। 3 इक्वेशन कौन सी थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इसकी जगह यहां पर आप यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 आप रखेंगे, तो इसकी जगह ये जो आपके पास संख्या थी, तो माइनस डेल रो अपॉन डेल टी आपने लिख दिया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो डेल डॉट दिख रहा है ना आपको, डेल डॉट जे डैश इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है।
ओके तो फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो, फर्स्ट इक्वेशन ये आपके पास थी कि बिल्कुल सर थी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को, इक्वेशन नंबर किसको 5 और 6 को आप देखेंगे तो 5 और 6 को आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या कि ये जो आपके पास टर्म है ये हमारे पास सेम एज इट इज है कि हाँ सर बिल्कुल एज इट इज है। तो इस रो की जगह ये जो आपके पास रो है, इस रो की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ये आपके पास रो है, इस रो की जगह मैं क्या रख सकता हूं, डेल डॉट डी। तो डेल डॉट डी मैंने यहां पर वैल्यू क्या करी है, पुट करी है। कौन सी इक्वेशन में, 5वीं इक्वेशन में मैंने वैल्यू को पुट किया है। तो पुट करने के बाद यहां पर इस डेल को मैंने बाहर लिया है, बाहर लिया, डेल डी अपॉन डेल टी ये आपके पास बच जाता है, और डेल डी अपॉन डेल टी तो ये डेल से ये डेल क्या होगा, कैंसिल आउट। तो जे डॉट इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी पुट इन इक्वेशन नंबर 4। और ये आपको किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना होगा। और इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 4 ये आपके पास थी। तो ये जे डैश की जो भी वैल्यू आई है ये आपको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी होगी। और जे डैश की वैल्यू कितनी आई है, जे डैश की वैल्यू ये आपके पास आई है डेल डी अपॉन डेल टी। इसको पुट कर दीजिए 4 में, और ये जैसे ही आप 4 में पुट कर देंगे यही आपके पास मैक्सवेल की 4th इक्वेशन थी। ठीक है ना, तो यहां पर आपकी 4th इक्वेशन भी प्रूफ हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके ये 4 इक्वेशन हमने आपको प्रूफ करके दिखाई है। तो कैसे कैसे प्रूफ होती है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल की मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस और वैक्यूम में। तो वैक्यूम के लिए कौन कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट जो मैक्सवेल की जनरल इक्वेशन है, जो 4 इक्वेशन अभी हम पढ़ के आए हैं वो 4 इक्वेशन यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्री स्पेस वाली इक्वेशन यहां पर लिखी है। तो फ्री स्पेस के लिए ये यहां पर कि देयर इज नो चार्ज, कि आपके पास जो 2 प्लेट थी उनके बीच में या फिर इलेक्ट्रिक जो फील्ड था उसके चारों तरफ कोई भी चार्ज नहीं है, तब वहां पर क्या मैक्सवेल की इक्वेशन है फ्री स्पेस के लिए। तो मैक्सवेल की इक्वेशन जो 4 हैं वो आपके पास ये हैं, क्या है कि डेल डॉट मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 0 पहली इक्वेशन। तो ये कुछ टर्म है जिसमें हमने इसमें से इसको यहां पर पुट करी है, उसके अकॉर्डिंग आई है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 डाइवर्जेंस ऑफ एच बराबर 0, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस के म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी। और इक्वेशन 4 कौन सी है आपके पास, मतलब इक्वेशन कौन सी है 4, डाइवर्जेंस क्या है, क्या है, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये आपके पास 4th इक्वेशन है फ्री स्पेस में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिंग मीडियम में। तो कंडक्टिंग मीडियम में क्या है, आपके पास वही इक्वेशन जो अभी हम 4 इक्वेशन पढ़ के आए हैं, जनरल इक्वेशन वही यहां पर लिखी हुई है। कंडक्टिंग मीडियम में ये आपके पास 4 इक्वेशन आ जाती हैं कि अब की बार यहां पर क्या है, चार्ज रखा हुआ है कि देयर इज ए चार्ज कंडक्शन करंट एग्जिस्ट। उसके अंदर कंडक्टर जो भी है करंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास कुछ क्या है कि सिग्मा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर और रो की वैल्यू 0 हो सकती है, डी इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन ई। ठीक है, उसके बाद B इज इक्वल टू म्यू एच। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू, ये जो आपके पास कंडक्टिंग मीडियम में ये वैल्यू जो है ये आपके पास 4 इक्वेशन है कंडक्टिंग मीडियम। तो ये जो है वो कंडक्टिंग मीडियम में है, और ये जो ऊपर लिखी गई हैं ये आपके पास फ्री स्पेस में। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट ही याद रखनी होती है, ये आपको नहीं है कि ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, कुछ नहीं लेना देना आपको। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। बट मैक्सवेल की तो 4 इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं इसकी मैक्सवेल की इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, इंटीग्रल की फॉर्म में हम मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर भी इसकी मैक्सवेल की इंटीग्रल फॉर्म में 4 ही इक्वेशन होती है। अब चारों इक्वेशन कौन कौन सी हैं, जैसा आप यहां पर आप देखेंगे ये आपके पास 4 इक्वेशन यहां पर लिखी हुई हैं कि बिल्कुल सर लिखी हुई हैं। ठीक है, हाँ भाई पानी वानी पी लीजिए अब भी। ओके, उसके बाद यहाँ पर 1 घंटा हो गया आई थिंक हमें।
उसके बाद 1 घंटा की और है, 1 घंटे की समथिंग और बनेगी ये। उसके बाद यहाँ पर 4 इक्वेशन लिख दी। ये 4 इक्वेशन क्या है कि पहली इक्वेशन आप देखेंगे तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डीवी, पहली इक्वेशन। उसके बाद क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन है आपके पास क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन ये आपके पास है। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन इंटीग्रल की फॉर्म में, अभी हमने इससे पहले डिफरेंशियल की फॉर्म में पढ़ी हुई है। ठीक है, ओके, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद यहां पर इनकी डेरिवेशन, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में हमने डेरिवेशन देखी थी मैक्सवेल की 4 इक्वेशन की, तो सेम उसी प्रकार से हम इंटीग्रल की फॉर्म में भी डेरिवेशन पढ़ेंगे 4 इक्वेशन की। तो पहली इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है, ये दूसरी इक्वेशन है। सबसे पहले पहली इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप पहली इक्वेशन को आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहां पर हम क्या करें, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली, तो बाई फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन थी, कौन सी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो ये हमने लिख ली। इसका टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, तो दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, बोथ साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं। जैसे आप वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल ये ले लिया और इसका भी हमने वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। किसका, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का, डिफरेंशियल फॉर्म वाली का। ठीक है, उसके बाद यहां पर अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहां पर इसकी जगह जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जगह गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल इज कन्वर्ट इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आप देखेंगे ये साइड जो है जिस पे मैंने सर्किल किया है, ये साइड और ये साइड जो है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है नहीं कि हाँ बिल्कुल सर, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों साइड हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। तो सरफेस इंटीग्रल इनटू द कन्वर्ट इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। उसके बाद यहाँ पर डी की जगह, ये जो आप डी है, इस डी की जगह क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी, एप्सिलॉन नॉट ई आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जो जैसे वैल्यू आप पुट कर देंगे तो इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम, सॉरी, यहां पर जैसी आप इसकी जगह, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डीवी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यही आपके पास कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी डिफरेंस इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रल में मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। क्लियर, हेंस प्रूव। उसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपको ये प्रूफ करनी है। तो मैक्सवेल की डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में सेकंड इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो सेकंड इक्वेशन ये थी कि बिल्कुल सर यही थी। उसके बाद यहाँ पर सेम जैसा हम इस साइड कर रहे थे वॉल्यूम इंटीग्रल, तो दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल लिया। तो यहाँ पर आप अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम कर रहे थे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल हैं कि बिल्कुल सर, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, और जैसे ये साइड, और यही आपके पास मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। किसकी फॉर्म में, इंटीग्रल की फॉर्म में। बार बार बोल रहा हूं, ये इंटीग्रल की फॉर्म में है, वो डिफरेंशियल की फॉर्म में। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके कि सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, तो सेम ऐसे ही थर्ड मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन जो डिफरेंशियल फॉर्म में थी उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद सरफेस इंटीग्रल हम ले रहे हैं। अभी तक हम क्या ले रहे थे, वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे थे। यहां पर आपको क्या लेना, सरफेस इंटीग्रल लेना। मतलब लास्ट की 2 इक्वेशन, मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में दोनों में क्या लेना, आपको सरफेस इंटीग्रल लेना, और पहली दोनों में वॉल्यूम इंटीग्रल लेना। तो ये आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। देन यहां पर हमने सरफेस इंटीग्रल दोनों साइड लिख लिया। उसके बाद यहां पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इससे पहली 2 वाली इक्वेशन में हम क्या रहे थे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहां पर स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू द सरफेस इंटीग्रल। तो ये हमने लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। अगर आपको ध्यान हो क्या कि वही सेम मैचिंग 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 सर मैचिंग मैचिंग तो मूवी नहीं थी मेरी सर, क्या ही बोल दिया आपने, टूट गया मैं तो ये आपने यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन क्या है,
इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। तो दोनों साइड हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इक्वल। जैसे ही डेल को बाहर लेकर आएंगे तो वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। इस डेल को जैसे ही हम बाहर कन्वर्ट लेके आते हैं वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही आपके पास मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, हेंस प्रूव। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन, वही यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म में, ये आपने लिख दी। उसके बाद सरफेस इंटीग्रल लेंगे, दोनों साइड लिया। उसके बाद यहाँ पर बस थोड़ा सा यहीं पर है, क्या है कि यहाँ पर जैसे आप ds की मल्टीप्लाई इसके अंदर और इसके साथ करते जाएंगे तो ये हमने लिख लिया, और अलग अलग। तो यहाँ पर j डॉट ds, तो j डॉट ds क्या होता है, i होता है। क्या होता है, i होता है या नहीं। उसके बाद अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, यहाँ पर हमने स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई किया है। कहाँ, स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम को यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। जब अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या है, लाइन इंटीग्रल कन्वर्टिंग टू द सरफेस इंटीग्रल। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल, तो कहने का मतलब ये साइड और ये पूरी साइड क्या है, इक्वल। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आई। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, आई वैल्यू रख दिया। उसके बाद ये टर्म आपके पास क्या है, सेम, क्योंकि इस डेल को बाहर लेकर आएंगे तो ये डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और यही आपके पास मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होती है इन डिफरेंशियल फॉर्म में। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि पहली इक्वेशन जो थी मैक्सवेल की वो क्या कहती है। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन किसके ऊपर थी, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वही गॉस लॉ क्या कहता है वो मैंने यहां पर लिख रखी है, आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन जो थी, सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, तो वही जो आपकी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन थी, तो वो गॉस लॉ थी मैग्नेटोस्टैटिक्स की। तो वही जो मैग्नेटोस्टैटिक्स लॉ क्या कहता है, कि वही लिख रखा है मैंने, ये आपको मैंने ही ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें याद आती रहेंगी। सेम ऐसी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस है। तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन थी। देन उसके बाद मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है मॉडिफाई एम्पेयर सर्किटल लॉ, कि एम्पेयर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करिए। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉइंटिंग्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंटिंग्स थ्योरम क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि द टाइम रेट ऑफ EM electromagnetic energy within a certain volume plus the time rate of EM energy flowing out through the boundary surface is equal to the power transfer into the electric magnetic field। कि यहाँ पर जो आपके पास पावर जो है वो कितनी ट्रांसफर होगी, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितनी पावर ट्रांसफर होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही आपके पास क्या होती है, पॉइंटिंग थ्योरम होती है। कि सपोज हमारे पास जैसे बड़ी बड़ी वो होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन लाइन होती है, उसमें कितना डेटा ट्रांसफर होता है, कितनी एनर्जी चाहिए, तो कितना लॉस हो रहा है पावर का, वही सब क्या बताती है, पॉइंटिंग्स थ्योरम आपके पास बताती है। ठीक है, जैसे सैटेलाइट होती है तो सुना है ना कि इतनी पावर का लॉस हो जाता है हमें, तो सेम ऐसे ही वहां पर क्या है, वो पॉइंटिंग्स थ्योरम का ही यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ इतनी पावर का लॉस हुआ है। तो पॉइंटिंग्स थ्योरम की दूसरी डेफिनेशन ये है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्या है, पॉइंटिंग्स थ्योरम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी और पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेव प्लेन। तो प्लेन मतलब प्लेन वेव की फॉर्म में, यूनिफॉर्म प्लेन वेव की फॉर्म में जो आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी वेव है उसमें कितना लॉस होता है, कितनी एनर्जी फ्लो होती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग्स थ्योरम। ओके ना, समझ में आई है। तो ये वैल्यू यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर लिखा है, ये जो E क्रॉस H है इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। सभी को मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर E क्रॉस H क्या है, E.J क्या है, ये क्या है, सबको मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख रखा है जो कि यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पर E क्रॉस H को टोटल आउटिंग एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम एंटायर वॉल्यूम, उसके बाद रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, सेम ऐसे ही इसको भी मैंने बता रखा। ठीक है ना, तो पॉइंटिंग्स थ्योरम रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ये जो अभी हमने लिखी है इसकी डेरिवेशन क्या है। आप जानते हैं मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन ये होती है और फोर्थ इक्वेशन ये होती है कि बिल्कुल सर यही होती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। दोनों का क्या ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट में पहली इक्वेशन में हम H से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और दूसरी जो इक्वेशन है इसमें हम E से कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमने डॉट H से किया है पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन ये है तो H से हमने किया, H से इस साइड, H से इस साइड, इस साइड। उसके बाद ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पर E से, यहाँ पर E से, यहाँ पर E से, तो E से भी हमने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन जो थी वो हमने लिख ली। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करें, तीसरी वाली में से इस फोर्थ वाली को घटा देते हैं। तो तीसरी वाली इक्वेशन ये है, इस फोर्थ वाली को घटा देते हैं, तो घटाने के बाद ये हमने लिख दी, सबट्रैक्ट का साइन आ गया। उसके बाद यूजिंग वेक्टर क्वांटिटी इन अबव इक्वेशन, ऊपर अबव इक्वेशन में हम वेक्टर क्वांटिटी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये जो आपके पास टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या लिख रखी है, अभी सेम लिख रखी है। क्या है कि ये जो डेल है इसको बाहर लिख लिया, उसके इसके बाद ये जो ई है इसको हमने क्या लिया, अंदर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमने क्या करा है, उसके बाद ये जो H है और ये जो टर्म है, ये जो H वाली टर्म है, इसको हम इधर लिया है, ये लिया है इसको इधर। ठीक है, देन उसके बाद E क्रॉस H को, ये हमारे पास क्या है, सेम। ये जो टर्म थी, कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है, ये जो पूरी वाली टर्म, ये जो टर्म है ये हमारे पास इधर है, पूरी वाली टर्म ये आपके पास इधर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली टर्म आपके पास इधर है, तो यहां पर हमने वेक्टर आइडेंटिटी का यूज किया है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, दोनों सेम है, तो सेम एज इट इज लिखिए। उसके बाद यहां पर हमने क्या करा है कि जो आपके पास जो H है, माइनस के H डेल बी अपॉन डेल टी, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये आपके पास सेम एज इट इज सेम। उसके बाद E डॉट जे, ये भी सेम, और ये इसके बाद ये भी सेम। तो ये जो टर्म थी ये आपके पास क्या है, सेम एज इट इज हमने लिख ली। जैसे ही आप यहाँ इस माइनस से, ये माइनस जो आपके पास ये वाली टर्म है, ये इस माइनस से, या आप चाहें तो माइनस कॉमन लें। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से प्लस वाली आ जाएंगे, तो ये जो माइनस आएगा यहां से, इसमें से ये जो माइनस आएगा, इसमें से ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या, ये जो माइनस यहाँ से आप कॉमन लेंगे, ये इस साइड आपने शिफ्ट कर दिया है, तो ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर D की जगह आप E और एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, और जो B है, जैसे यहाँ पर ये जो D है, इस D की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे, और ये जो B है, इस B की जगह म्यू H वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा है, इस एप्सिलॉन को बाहर लिया है, ये बना दिया। देन उसके बाद इस म्यू को बाहर लिया है H के साथ, तो ये आपने बना दिया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाती है, 5। उसके बाद वी नो दैट, अगर हम आप जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव लेते हैं, अगर हम बेसिकली पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं दोनों सेम संख्याओं का, तो ये आपके पास क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो आप देखेंगे दोनों ही टर्म क्या है, सेम है। जब दोनों ही टर्म सेम है तो 2e डेल ई अपॉन डेल टी लिख सकता हूं, और इसको मैं डेल ई का स्क्वायर अपॉन डेल टी लिख सकता हूं, कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से इसकी इक्वेशन की इसकी वैल्यू निकालता हूं, इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो ये जो 2 है, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, कि बिल्कुल सर, तो ये इस 2 इसके नीचे आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पर E डॉट डेल ई अपॉन डेल टी है, उसकी जगह हाफ डेल ई अपॉन डेल टी आप पुट कर दीजिए। सेम ऐसे ही अगर H के लिए है, अगर ये भाई मैंने E के लिए निकाला है और ये जो H के लिए है, तो H के लिए भी तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं भाई, जहां पर E है वहां पर H लिख दिया मैंने। तो सेम ऐसे ही ये जो आपके पास जो आई है, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये जो टर्म है, इसकी जगह मैं यहाँ पर ये वैल्यू, ये वैल्यू है और ये जो वैल्यू है उसकी जगह कहां पर पुट करूंगा, जो ये रेड वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है, ये रेड वाली टर्म, तो यही आप देखेंगे इसके इक्वल। तो यहाँ पर हम ये वाली टर्म जो सर्किल में है और ये वाली टर्म, दोनों को हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप पुट कर देंगे तो सेम
ऊपर वाली संख्या ये इधर वाली सेम एज इट इज, उसके बाद ई डॉट जे सेम एज इट इज, यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद हाफ बाहर लिया है हमने, कॉमन लिया है, सेम बाहर कॉमन लेने के बाद सेम आपके पास एज इट इज। उसके बाद टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल हम लेंगे। जैसे आप वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल हमने लिख लिया, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद सेम हमने कुछ नहीं किया है, अगले स्टेप में ये जो ई है इस ई को यहाँ पर हम ले गए, ऐसे इस म्यू को यहाँ पर हमने लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने म्यू को जैसे ही लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमने किया गया है, तो उसके बाद डी, आप जानते हैं ये जो डेल है बाहर लेकर आते हैं तो डी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेम हमने डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई किया है। जैसे आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल कन्वर्टेड टू द वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये साइड जो है और ये साइड जो है सेम है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही ये साइड और ये साइड क्या है, इसके इक्वल है, और यही आपके पास आप देखेंगे पॉइंटिंग्स थ्योरम्स थी, यही आपके पास क्या थी, पॉइंटिंग्स थ्योरम। यहाँ पर जो आपके पास ई क्रॉस जो एच आया है ये आपके पास क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है पॉइंटिंग वेक्टर। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो यहाँ पर आप पॉइंटिंग वेक्टर की भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच इज कॉल्ड पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। उसके बाद इसको हम एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से, और एस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, फॉर्मूला हो जाता है यदि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्रॉस को कन्वर्ट मोड में कर दूंगा, साइन थीटा आएगा, साइन 90 आएगा, और ई एच आपके पास फॉर्मूला। तो एस बराबर क्या आया आपके पास, एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई टाइम, या फिर पावर रेटेड रेडिएटेड अपॉन एरिया, ठीक है। तो पॉइंटिंग्स थ्योरम की जो यूनिट होती है ये जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड होती है, या फिर वॉट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, वॉट पर मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है क्या है, एम टी की पावर -3, और उसके बाद यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इसका क्वेश्चन आप पढ़िए, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए। पढ़ लिया क्वेश्चन, कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर एट द सरफेस ऑफ द सन गिवन द पावर आपको दी है यहाँ पर, और रेडियस भी आपको दी है। तो जो आपको दिया डेटा है वो मैंने लिख लिया, और जो पूछा है वो मैंने यहाँ पर भी लिख लिया। उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए, और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पावर कितनी है कि सर पावर तो हमें दिया 5.4, तो 5.4 10 की पावर 28। उसके बाद 4 पाई आर मतलब रेडियस कितनी दी है सन की, 7.10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है, तो आप इसको ट्राई करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा दोनों क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, जो कि 3 टॉपिक्स हैं, उसके बाद 1-2 टॉपिक्स और बचता है आपके, देन उसके बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ईएम वेव्स आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने एक डायग्राम बताया था कि वो दोनों ही तीनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो वही इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ईएम वेव। तो ईएम वेव्स आर कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कपल। अरे सर क्या क्या यूज करते हैं आप, अब मैं क्या करूं भाई, कपल ही तो हुए ना। अब ये मत सोचना कि सर कपल वो वाले कपल तो नहीं है जो हम कपल हैं, हम का मतलब मैं नहीं भाई, ठीक है, मैं कपल नहीं हूँ। अगर आपका कोई होगा तो सही है, नहीं तो फिर
छोड़िए, कोई नहीं, पर्सनल मत जाइए सर हमारी लाइफ पर। तो EM waves are coupled electric and magnetic oscillation that moves with speed of light. Speed of light जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास वेव हैं वो ऑक्सीलेट करती हैं, वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, वो बिहेवियर करेंगी EM वेव की तरह। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। इन फ्री स्पेस जो आपके पास EM वेव जो होती हैं वो ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद EM वेव्स ट्रांसफर्स इन नेचर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर सकती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी जो रहती है वो किसके इक्वल रहेगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल रहती है। ठीक है, तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो अगर पूछ ली जाए तो आपको ये बता देनी है। ठीक है ना, बेसिकली आई नहीं है, फिर भी अगर आती हैं तो आप बता सकते हैं, इजी है। तो EM वेव्स जो आपके पास इन फ्री स्पेस है 4 जो हैं वो आपके पास मैक्सवेल की इक्वेशन फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में हम 4 इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो ये 4 इक्वेशन हमने आपको पढ़ाई थी इस स्पेस में, कि बिल्कुल सर आपने पढ़ाई थी। उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 3 ये आपके पास है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, कर्ल निकाल रहे हैं। क्या कर्ल यहाँ पर निकालेंगे, जैसे आप कर्ल निकालेंगे तो ये आपके पास कर्ल आएगा, कर्ल का मतलब डे क्रॉस करते हैं, तो इधर भी। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये टर्म आपके पास सेम एज इट इज, इस म्यू नॉट, ये जो म्यू नॉट है इस म्यू नॉट को बाहर लेकर आए हैं और इस डेल को हम अंदर ले गए, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप जानते हैं इस डेल को बाहर लेकर आएंगे तो डेल क्रॉस एच बचेगा, डेल क्रॉस एच, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 और ये साइड सेम है। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 4 है, ये जो 4 है इसको हम यूज कर रहे हैं 5 में, जहां पर डेल क्रॉस एच जो है उसकी जगह हमें ये वाली टर्म आपको लिखनी है, ये जो पूरी टर्म है एप्सिलॉन नॉट dE/dt, तो ये आपको वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आप लिख लेंगे, ये वैल्यू आपने लिख ली। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेकर आएंगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर लिख लिया और ये जो डेल है इस डेल की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो डेल स्क्वायर E/dt² इक्वेशन नंबर 6, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। उसके बाद ये टर्म आपके पास सेम एज इट इज, इस टर्म को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 में वेक्टर आइडेंटिटी यूज करता हूं, तो आप देखेंगे ये साइड इक्वल, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या होंगी, इक्वल, तो ये साइड और ये साइड हमने क्या लिख दी, इक्वल लिख दें। और ये जो वैल्यू होती है ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 तो माइनस डेल स्क्वायर E = माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर E/dt², और इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और बचा आपके पास क्या, ये वाली इक्वेशन बच जाती है, इक्वेशन नंबर 7। जैसी सिमिलरली तो ये H के लिए E के लिए है, जब E के लिए जहां पर E है वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, H आपके पास आ जाएगा, तो सेम ये H के लिए आती है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो इक्वेशन नंबर ये आपके पास क्या आ जाती है, 8। जब ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाती है तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इक्वेशन 7 और 8 रिप्रेजेंट प्लेन EM वेव्स इन फ्री स्पेस। तो जनरल वेव इक्वेशन होती है, अगर आप यूनिट 1 में आप जानते होंगे, तो जनरल वेव इक्वेशन जो हमने फाई के लिए लिखवाई थी, किसके लिए, साई जो होता है वेव फंक्शन के लिए जो है, तो अगर हम शॉर्टिंजर इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, अगर आपको याद हो। यहाँ पर जो साई है, ये जो इसको बोलते हैं साई, इस साई को हम बोलते हैं स्टूडेंट वेव फंक्शन, क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, और प्रोपोगेशन विद वेलोसिटी v, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। अगर हम इक्वेशन नंबर 7 और 8 को इक्वेशन नंबर 9 से, इस 9 इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट = 1/v²। जब आप v² की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आएगी, क्योंकि v² इधर जाएगा, ये जो पूरी वाली टर्म है ये इसके नीचे आएगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो ये आपके पास आता है इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर कौन सी आती है, 10 आ जाती है। यहाँ पर जैसे एप्सिलॉन नॉट, ये जो
जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स रहती है और म्यू नॉट की भी वैल्यू फिक्स रहती है। जब दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आती है। जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट रहती है ना उसके इक्वल आती है। कितनी 2.99 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। बट इसको अप्रोक्स हम इक्वल कर लेते हैं किसके 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। तो EM वेव प्रोपोगेट विद द वेलोसिटी लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड ऑफ लाइट के क्या रहती है इक्वल रहती है। तो V इक्वल टू द C, V इक्वल टू द C रहती है। ठीक है, जैसे यहां पर आप रखेंगे उसके बाद जहां पर V था उसकी जगह आप C रख देंगे, जहां पर V था उसकी जगह आपने क्या रख दिया C वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद यहां पर कि EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, हमने ये भी बताया था आपको। तो ये ट्रांसवर्स नेचर कैसे रहती हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये तीनों आपस में क्या रहती हैं परपेंडिकुलर रहती हैं। कि सर बिल्कुल, तो यहां पर हमको यही प्रूफ करना है कि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। कि जो आपके पास के मतलब प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। देन उसके बाद के प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है या नहीं है। उसके बाद ई जो है, ये जो ई है और ये जो दोनों है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। अगर ये तीनों प्रूफ हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं। क्या है यहाँ पर वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। अगर आपको याद हो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस ये आपके पास है कि डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। अगर यहाँ पर आपको ध्यान हो तो ये आपको यहाँ पर यूज करनी होती है, क्योंकि 1/c² की जगह आप क्या रख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये यहाँ पर रख दिया हमने। उसके बाद ऐसे ही सेम ये ई के लिए है, ये एच के लिए, ये किसके लिए ई के लिए, ये एच के लिए। ई के लिए और एच के लिए हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं ये कहां से आता है कुछ लेना देना नहीं है आपको। सेम ई के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है, ये एच के लिए होता है। तो ये दोनों जनरल सॉल्यूशन ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो ई जो आपके पास ई नॉट है, जो एच नॉट है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है। ये क्या होता है आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। और ये जो आपके पास के है, यहाँ पर ये जो के है ये प्रोपोगेशन वेक्टर हम बोलते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ वेव बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो आर है इस आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इस आर को क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसके बाद यहाँ पर हम अगर इक्वेशन नंबर जो 3 है ये वाली, इस इक्वेशन नंबर 3 को क्या करते हैं आर के रेस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं पार्शियली डिफरेंशियल करते हैं, पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं। जैसे आप पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में आर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आर है तो एक बार आर आएगा, देन उसके बाद आई के आएगा, तो आई के आया, देन उसके बाद पूरी एक बार टर्म रहती है। तो ये आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या है सेम है। तो इस वाली इक्वेशन की जगह ये जो टर्म है इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ ई रख सकता हूँ या नहीं, कि हाँ बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह आपने क्या रख दिया ई रख दिया। उसके बाद आई के ई हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है ये जो आपके पास ई है इस ई से ये ई को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट कैंसिल आउट कर दिया। जब आप कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास टर्म बच के आएगी और ये इसको आप क्या लिख सकते हैं कि डेल आप लिख सकते हैं। तो ये डेल आपने लिख दिया, डेल इज इक्वल टू आई के, और डेल मैंने यहाँ पर लिए लिख दिया यूजिंग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को आप अगर ध्यान हो मैक्सवेल की तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि डेल डॉट ई बराबर में 0 होना चाहिए। भाई यही तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। अगर यहाँ पर डेल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस डेल की जगह आई के आप लिखेंगे। तो इस डेल की जगह आई के आपने लिखा डॉट ई इज इक्वल टू 0। यहां से आई को हमने बाहर लिखा के डॉट ई इज इक्वल टू 0 और इस आई को ये जो आई है इसको इधर ले गए तो 0 की टर्म में, तो के डॉट ई बराबर 0। ठीक है, के डॉट ई बराबर 0। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो हम बोल सकते हैं जो आपके पास k है और जो e है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब k परपेंडिकुलर टू e, तो k परपेंडिकुलर टू e, पहली इक्वेशन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाती है, ड्राइव। उसके बाद यूजिंग मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, मैक्सवेल की कौन सी, सेकंड इक्वेशन का यूज। जैसे आप सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ये आपके पास थी, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो डेल है उसकी जगह, डेल की जगह k डॉट एच, भाई वहां पर e था, भाई ई के लिए थी और ये किसके लिए, एच के लिए, तो एच आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो के परपेंडिकुलर टू एच, ये आपके पास नेक्स्ट प्रूफ हो जाता है। उसके बाद यूजिंग मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ये आपके पास है, तो थर्ड इक्वेशन डेल, सेम ऐसे इस डेल की जगह आप क्या रखेंगे, आई के आप वैल्यू पुट करेंगे, तो आई के इज इक्वल टू ये वाली टर्म, इस एच की जगह, इस h की जगह h नॉट e टू द पावर k डॉट r माइनस के ओमेगा टी आपने रखा। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके पास h नॉट है, इस h नॉट को हम इसके साइड ले आए हैं, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये आपने लिख लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, देन हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली देखिए यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ये i माइनस के आई ओमेगा, ये हमने लिख लिया, और इस पूरी वाली टर्म के जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, तो ये h हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस जैसे ही हुआ देन उसके बाद यहाँ पर जो टर्म है वो सेम एज इट इज, और ये वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद इस i से ये जो i है ये कैंसिल आउट, तो k क्रॉस e इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एच ही आपके पास बच जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पास h है और ये जो आपके पास k है, h और e, k है परपेंडिकुलर, और जो h है और जो e है उसके बीच में भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास EM वेव्स जो रहती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर रहती हैं। क्या रहती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर। उसके बाद यहां पर एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सेम अभी ये हमने ड्राइव करके आए पीछे कि हाँ बिल्कुल सर, अभी तो यहाँ पर टेकिंग मॉडुलस लेते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ मोड लगाएंगे, तो दोनों तरफ हमने मोड लगाया तो साइन 90 होता है। तो सेम के ई की वैल्यू यहाँ पर जैसे ही निकालेंगे तो ई बराबर आपके पास आएगा म्यू नॉट ओमेगा एच अपॉन के आपके पास आया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो म्यू नॉट को अलग किया, ओमेगा अपॉन के को आपने अलग लिखा और एच को अलग लिखा, क्योंकि आप जानते हैं C इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है, C इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है। ये आप पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट में। तो इसकी जगह हमने C लिख लिया, जैसे ही C लिखा इस H को हम इधर लेकर E की तरफ, तो E अपॉन H हमने लिख दिया, और इस म्यू नॉट और इस C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C का फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था कि रूट में 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहां पर हम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो वहां से अगर ये जो म्यू नॉट है ये बाहर कब आया होगा, ये जो म्यू नॉट है बाहर कब आया होगा, कि सर जब ये इसके अंदर रहा होगा तो इसकी पावर 2 रही होगी तभी, तो इस म्यू नॉट से ये म्यू पावर क्या होगी, कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है। तो ये फ्री स्पेस के लिए, ये किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 ये आप देखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये आपने लिख ली। उसके बाद जहां पर ये आपके पास म्यू और C जो H है, इस H की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करी, क्योंकि आप जानते हैं B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट H होता है,
क्या होता है, म्यू नॉट एच। तो यहाँ पर इस एच की वैल्यू निकालेंगे तो बी अपॉन म्यू नॉट आएगा। इस म्यू नॉट से ये म्यू नॉट भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी आपके पास आता है। ये भी फ्री स्पेस के लिए ही आता है। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए आता है, ठीक है ना। ओके, ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी, फ्री स्पेस के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, मतलब इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देखेंगे तो आप पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली मैं बताता चल रहा हूँ आपको। उसके बाद ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन इसी जो ऊपर हमने करेक्टरिस्टिक्स का जो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया, इसी के ऊपर बेस है, तो सेम आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये दो लास्ट टॉपिक्स और बचते हैं, देन उसके बाद ये फिर आपको फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी और पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद इस यूनिट को फिनिश करेंगे। चलिए, तो प्लेन ईएम वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम पढ़ते हैं, मैक्सवेल की कंडक्टिंग इक्वेशन पढ़ते हैं, कंडक्टिंग मीडियम, मैक्सवेल इन इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। तो ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन आप पढ़ के आए हैं। ये जो 4 इक्वेशन लिख रखी हैं ये हम पीछे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कंडक्टिंग मीडियम में, ठीक है कि बिल्कुल सर। उसके बाद टेकिंग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसका हम क्या लेंगे, कर्ल। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने कर लिया है, जिस इक्वेशन का हमने 5 नाम दे दिया। उसके बाद यूजिंग इक्वेशन 4th, इक्वेशन नंबर 4th, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4th है। इस 4th इक्वेशन का हम यूज करते हैं, यहाँ पर डेल क्रॉस एच देखेंगे और यहाँ पर भी डेल क्रॉस एच है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर आप पुट करेंगे, तो ये वैल्यू को हमने स्टूडेंट यहाँ पर को पुट किया है। जैसे आप पुट करेंगे तो ये टर्म आपके पास सेम एज इट इज है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरी जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम यहाँ पर। जैसे ही आप वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो अगली स्टेप्स में हमने क्या करा है, अगले स्टेप्स में ये किया है, ठीक है। वेक्टर आइडेंटिटी का यूज करने के बाद ये हमने, तो आप जानते हैं इसकी ये जो टर्म है और ये वेक्टर आइडेंटिटी का यूज हम ऑलरेडी पहले भी हमने ये टर्म आपको पढ़ी है, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ध्यान देखेंगे, ये जो टर्म है और इससे जो पहली वाली टर्म थी, आप पीछे जाइए, ये जो टर्म है और इससे पहली वाली टर्म थी, दोनों इक्वल थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और उसके जो दूसरी वाली साइड थी वो इक्वल हो जाएगी। तो ये हमने लिख ली, दोनों साइड क्या लिख ली है, इक्वल लिख ली है। और आप जानते हैं ये जो टर्म है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 0। देन ये जो टर्म है ये सेम एज इट इज माइनस के साथ। उसके बाद माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो सेम बाकी टर्म यहाँ पर क्या है, सेम एज इट इज। उसके बाद ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी बच जाती है, 6। तो सेम ऐसे ही इक्वेशन नंबर 4 का हम कर लेंगे। पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 का कर लिया है, अब हम इक्वेशन नंबर 4 का कर लेंगे। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 4 का कर लेंगे तो ये आपके पास 4 का कर लेने के बाद इक्वेशन नंबर 7 बचेगी, 7 आएगी। इक्वेशन 6 और 7 को जब आप देखेंगे तो ईएम वेव्स कंडक्टिंग मीडियम में, तो सॉल्यूशन ऑफ ईएम वेव, जब आप इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं तो डायरेक्टली ये आपको दिखाना नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। तो जब आप डायरेक्ट करते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आता है। यहाँ पर जो ये जो अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू ये है, ये जो आर है, इस आर की वैल्यू ये है, अल्फा प्लस आई बीटा। अल्फा यहाँ पर ये जो अल्फा है इसको हम बोलते हैं एटूनेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, एटूनेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है जो कि आपको याद करना है। और यहाँ पर ये जो बीटा है, ये जो बीटा है, इस बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, बीटा बराबर ये है आपके पास, तो बीटा की डायरेक्ट वैल्यू ये है, ठीक है। लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बस यही आपके पास लास्ट टॉपिक्स है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्किन डेप्थ बोलते हैं या फिर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हम बोलते हैं इसको, जिसे हम डेल से, ये भी डेल ही है, तो कई सिंबल होते हैं डेल के, ठीक है ना। देन स्किन डेप्थ इज ए डिस्टेंस travel by electromagnetic wave when it enter into a medium। जब आपके पास कोई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहती हैं वो ट्रेवल करती हैं
ट्रेवल करने के बाद वो एंटर होती हैं किसी भी मीडियम में, तो वो किसके एटूनेट्स 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो वो किसकी इनिशियल वैल्यू 1/e टाइम्स की इनिशियल वैल्यू के इक्वल रहती है। ठीक है ना। आपके पास कोई वेव है और वो वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं, और जो ट्रेवल जो करती हैं और जो उनमें जो एटूनेशन है वो किसके इक्वल रहेगा 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। जो इनिशियल वैल्यू जो भी रहेगी उसके 1/e टाइम्स के एटूनेशन के बराबर रहेगा। क्लियर। ओके सर, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है, इट इज अ इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिस्क्राइबिंग कंडक्टर बिहेवियर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इन रेडियस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो है आपके पास, ये जो है इसको हम बोलते हैं स्किन डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। व्हेन ईएम वेव्स एंटर इन ए मीडियम, जब आप ईएम वेव्स एंटर करती हैं तो ये आपके पास आता है एट एक्स स्किन डेप्थ एक्स इज इक्वल टू डेल, एक्स इज इक्वल टू क्या है डेल, तो ई इज इक्वल टू 1/e एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट है, ई नॉट है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये साइड और ये साइड इक्वल, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी फ्रॉम, ये दोनों साइड हमने क्या कर दी इक्वल, तो इस ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट हो गया, देन ई नॉट से ई 1/e, तो 1/e को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर -k1, और ये आपके पास माइनस है तो e की पावर ये है, तो e से e कैंसिल आउट, मतलब बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा है, तो -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डेल, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो डेल इज इक्वल टू 1/अल्फा, और यही आपके पास क्या होता है, रिलेशन होता है बिटवीन स्किन डेप्थ और एटूनेशन के बीच में। ठीक है, यही रिलेशन होता है। और आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू, अभी हम अल्फा का फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, तो अल्फा की जगह हमने ये रख दिया। ठीक है, जैसे आप अल्फा की जगह आप ये रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा की। भाई अल्फा का तो फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ के आए हैं, अगर आपको ध्यान हो, अल्फा बीटा की जो मैंने वैल्यू बताई थी वही फॉर्मूले हैं। उसके बाद यदि कंडक्टर गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर के लिए जो आपके पास ये सिग्मा अपॉन म्यू और एप्सिलॉन जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से, और यहाँ पर ये जो 1 है, ये जो 1 है या ये जो 1 है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आप रखेंगे तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका स्क्वायर 1/2 कर दिया पावर, क्योंकि ये जो 1 है इसको नेग्लेक्ट, ये जो 1 था, ये जो पॉजिटिव 1 है, ये जो पॉजिटिव 1 है इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये आपके पास टर्म बचती है। उसके बाद इस टर्म की जगह आप क्या रखेंगे, तो सेम यहाँ पर ये इस 1 को भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट, तो ये आपके पास टर्म बच के आती है अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू ये आपके पास टर्म आ जाती है। जैसे ये टर्म आ जाएगी आपके पास, तो सेम जो ओमेगा बाहर था उस ओमेगा को अंदर ले गए, ओमेगा से ओमेगा का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास टर्म बचती। तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला 1/अल्फा होता है, तो अल्फा का ये वैल्यू है, अल्फा की ये वैल्यू है, तो अल्फा की जगह, इस अल्फा की जगह ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो जैसे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर आपने पुट करी, इस 2 को आप उधर ले गए ऊपर की तरफ, तो ये रूट में आया, रूट ओमेगा सिग्मा ओमेगा। ठीक है, म्यू और सिग्मा, और ये आपके पास ओमेगा आपके पास आया, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf जानते हैं आप, तो इस ओमेगा की जगह 2πf रख दिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो 1/म्यू सिग्मा पाई एफ, ये आपके पास लास्ट फॉर्मूला बचता है गुड कंडक्टर के लिए। किसके लिए, गुड कंडक्टर। स्किन डेप्थ फॉर गुड कंडक्टर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। उसके बाद यदि आपके पास इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट में हम ये सब देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करा है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, तो ये आपके पास 4 है यहाँ पर। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन, क्योंकि
इससे ये पावर क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई है। देन यहाँ पर हमने ये लिख लिया। उसके बाद ये ओमेगा अंदर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर से ये ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या करा है, तो ये आपके पास क्या बच जाता है, सिग्मा बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आया और इस चार, ये जो चार है इस चार का 2 बाहर आया, तो अंदर क्या बचा है, म्यू बचा और एप्सिलॉन बचा है। तो म्यू एप्सिलॉन बचा, स्किन डेप्थ ये आपके पास है ही, स्किन डेप्थ है ये आपके पास, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर स्किन डेप्थ का फॉर्मूला 1/अल्फा, अल्फा की ये वैल्यू आई है तो ये वैल्यू हमने आप पुट कर दी। जैसे आप वैल्यू को पुट करेंगे तो सेम ऐसे ही ये 2 पड़ जाएगा, तो 2/सिग्मा रूट में एप्सिलॉन म्यू, एप्सिलॉन म्यू आपके पास आया। तो ये किसके लिए, इंसुलेटर के लिए है। डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, तो आप देखेंगे इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, तो इस वजह से स्किन डेप्थ यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फाइंड द स्किन डेप्थ, यहाँ पर स्किन डेप्थ निकालना है, जबकि फ्रीक्वेंसी आपको दी है, एल्युमिनियम सिग्मा की वैल्यू ये आपको दी है और म्यू आर की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर सभी जो भी वैल्यू हमें दी है, जो निकालना है वो हमने लिख लिया। ओमेगा इज इक्वल टू 2 f जानते हैं क्योंकि ओमेगा फॉर्मूला में आया था, अगर आपको पता हो, और म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ये आपके पास सेम है। यहाँ पर अगेन फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान हो ये फॉर्मूला ही तो हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। डेल इज इक्वल टू रूट में 2/म्यू सिग्मा एफ, सिग्मा म्यू, तो यही सिग्मा ओमेगा, म्यू नहीं ओमेगा, ठीक है, सिग्मा म्यू ओमेगा, ठीक है। ये आपके पास आया, तो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो रख दी, उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, ये आपके पास स्किन डेप्थ आया। उसके बाद सेम ऐसे ही इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपके पास 2 जो हम रख रहे थे क्योंकि ओमेगा की 2πf, तो f का फॉर्मूला यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमने कैलकुलेट किया आंसर, ठीक है ना, समझ में तो आई है ना। उसके बाद ये डीपीपी है जिसके अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि यही 6 क्वेश्चन इस यूनिट से इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा, जहाँ से सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन के, वो 6 क्वेश्चन यही हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम बीटेक पॉली बाई एके टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट्स बचता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूँगा, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट को और चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, उसकी भी गन शॉट लेकर आएंगे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।